आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चैप्टर का शुरुआत होता है दो अलग अलग कहानी से। इन आ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका अफ्रीका के तंजानिया में एक छोटा सा गांव है। मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। मम्बा नाम की एक लड़की है जो कि हर सुबह उठती है और वो जाकर पानी को इकट्ठा करती है, लाती है पानी। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। उसे बहुत ही दूर तक जाना पड़ता है और कुछ घंटों के अंदर उसे फिर वापस भी लौट कर आना पड़ता है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस। और फिर वो घर आकर उसे अपनी माँ का मदद भी करना होता है। एंड ज्वाइंस हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। और उसको अपने भाई के साथ जाकर बकरियों का देखभाल भी करना होता है। ऑल हर फैमिली ऑन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। और उनकी फैमिली के पास एक पथरीली जमीन भी है जो कि कुछ खास नहीं है, फर्टाइल नहीं है, जो कि चट्टान की तरह है, उतना खेती लायक नहीं है, जो कि जहाँ वो रहते हैं हट के पास, उसी हट के अराउंड है, चारों तरफ है। मम्बाज फादर कैन बियरली ग्रो सम मेज एंड वीट्स। मम्बाज की जो पिताजी हैं, कुछ मेज मतलब मक्के और वीट्स, ये नहीं दिख रहा हो यहाँ पे, कुछ मेज यानी कि मक्का और बीन्स वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ऑन इट आफ्टर टॉइलिंग हार्ड, कड़ी मेहनत के बाद। दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। लेकिन फिर भी वो इतना पर्याप्त नहीं होता कि वो पूरे फैमिली साल भर उसे खा सकें। ये रहा पहला कहानी स्टोरी, इसका रहा मम्बा का। मम्बा नाम की एक लड़की है जो कि अफ्रीका के तंजानिया में एक छोटे से गांव में रहती हैं। अब यहाँ से दूसरा स्टोरी में क्या है, पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द सी। पीटर जो है भेड़ के इलाका है, रेयरिंग रीजन इन द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक भेड़ पालने वाला इलाका है, उसके बीचों बीच में कौन रहता है, पीटर्स। वेयर हिज फैमिली रन्स अ ऊल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ पे उनके परिवार वाले, उनके फैमिली क्या करते हैं, ऊल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाते हैं। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब वो घर से वापस आता है, कौन, पीटर्स। पीटर्स वाचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। वो अपने अंकल को क्या देखता है कि उनके अंकल शीप की देखभाल कर रहे हैं। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रासी प्लेन। और उसके जो सीप का यार्ड है, सीप, बहुत सारे सीप जो एक साथ कलेक्शन में रहते हैं, वो कहाँ पर है, तो ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन, बहुत ही चौड़ा सा हरे मैदान में है। विथ हिल्स इन द फोर डिस्टेंस, और वहाँ से कुछ ही दूरी पर क्या है, हिल्स हैं। इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और इसे कैसे मैनेज किया जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके साइंटिफिक वे में। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जो पीटर के जो फैमिली हैं वो वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रहे हैं। अब ये दो स्टोरी तो ख़त्म हो गया, इससे क्या सीखने को मिला, मम्बा एंड पीटर दो अलग अलग कैरेक्टर इस स्टोरी में, स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया के अलग अलग कोने में रहते हैं। एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स, और वो अलग अलग जीवन जी रहे हैं। अलग अलग जीवन क्यों जी रहे हैं, दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। वो अलग अलग जीवन इसलिए जी रहे हैं
क्योंकि वहाँ का ज़मीन का क्वालिटी अलग-अलग है, जैसे कि सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारे चीज़ें इन दोनों जगहों पे अलग-अलग चीज़ वेरी कर रहा है, जिसके वजह से द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीजन्स प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। यही वो कारण है जिसके वजह से ये लोग अलग-अलग तरह के रीजन्स में अलग-अलग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, यहाँ पे मम्बा को पानी लाने के लिए बहुत ही दूर जाना पड़ता था, लेकिन इधर पानी लाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है इधर। क्यों? क्योंकि एक ग्राउंड वैली में रहते हैं जहाँ पे चारों तरफ क्या है? ग्रास ही ग्रास है और वहाँ पे हिल्स हैं, तो पानी का यहाँ कोई कमी नहीं। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? गोट रेयरिंग कर रहे हैं। गोट रेयरिंग, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शीप रेयरिंग। शीप रेयरिंग करके यहाँ पे शीप से ही ऊल प्रोसेस कर रहे हैं, ऊल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, और यहाँ पे ज़मीन भी कैसा है? रॉकी, पथरीली ज़मीन, तो यहाँ पे कुछ खास खेती भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यहाँ की ज़मीनें कैसी है? ग्रासलैंड है, तो अच्छा ज़मीन है, यहाँ खेती वेजिटेबल्स भी ग्रो हो जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से। तो इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि यहाँ का लैंड, सॉइल और वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ अलग-अलग हैं, उसीलिए इन दोनों के बीच में लाइफ भी क्या अलग-अलग जी रहे हैं। तो किसी भी प्लेसेस का लाइफ ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे लैंड कैसा है, सॉइल कैसा है, वहाँ का वाटर कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वहाँ का कैसा है। तो अब एक-एक करके बारे में इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है लैंड एज ए रिसोर्स। लैंड एक रिसोर्स कैसे है? लैंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारा अर्थ का जितना भी सरफेस है, मान लेते हैं कि हमारा अर्थ का सरफेस इतना है, जिसमें से 30% कितना होगा? ये है 30%। इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ का जितना भी सरफेस है उसका 30% कवर क्या करता है? लैंड। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। बाकी का क्या है? बाकी जगह जमीन नहीं है। जमीन कितने हिस्सों में है? बस 30%। बाकी जगह क्या है? ओशंस है। जमीन कितना है? 30%। उसमें से भी जो हमारा 30% लैंड है, उसमें से भी अ स्मॉल परसेंटेज आर एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। ये 30% उसमें से भी पूरा हैबिटेबल नहीं है, मतलब रहने लोग नहीं है, वहाँ पे इंसान रह नहीं सकते हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world, mainly due to varied characteristics of land and climate। हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में एक जैसे लोग नहीं रह रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा हैं, कहीं पे कम हैं, तो कहीं पे बिल्कुल लोग रह नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के लैंड और क्लाइमेट एक जैसे नहीं हैं। ये डिपेंड करता है कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, लैंड कैसा है। जहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट एंड लैंड होगा वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। जहाँ पे वैसा नहीं होगा वहाँ बहुत ही कम लोग रहेंगे या फिर लोग रहेंगे ही नहीं। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? द रफ टोपोग्राफी। वहाँ की टोपोग्राफी कैसा है, ज़मीन कैसा है? कहीं पहाड़ तो नहीं है, कहीं ज़मीन है, कहीं रेगिस्तान है, तो वहाँ का टोपोग्राफी, वहाँ का ज़मीन कैसा है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन्स का ढलान होता है उस पे भी डिपेंड करता है। अगर कहीं ऊंचा है, माउंटेन्स है, तो वहाँ पे लोग रहना कम प्रीफर करते हैं एज कंपेरिजन टू प्लेन एरिया। लो लाइंग एरियाज
सस्पेटेबल टू द वाटर लॉगिंग, और ऐसे ज़मीन पे भी रहना लोग कम पसंद करेंगे जहाँ पे क्या है, वाटर लॉगिंग ज़्यादा होता है, जो कि नीचे वाली इलाका है, वो ज़मीन के नीचे इलाका जहाँ पे पानी क्या करते हैं, जमा हो जाते हैं। तो इस इलाके में भी लोग क्या करेंगे, कम लोग रहेंगे। डिजर्ट एरियाज़, थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ जहाँ पे घने जंगल हैं, आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइन्हेबिटेड। ये वो जगह है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं, या अनहेबिटेड है जहाँ पे इंसानों के द्वारा यूज नहीं किया जाता है, या किया भी जाता है तो बहुत ही कम कम मात्रा में किया जाता है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, जो प्लेन्स एरिया होते हैं, समतल जमीन होते हैं, रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ये जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छा ज़मीन माना जाता है, वेस्ट लैंड माना जाता है। हेंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए पूरे दुनिया में जो भी एरिया, जहाँ भी एरिया प्लेन्स होंगे, हिली एरिया होंगे, वैली वाले, वो एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड है एज कंपेरिजन टू, इन सभी के कंपैरिजन में, जहाँ पे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म वेरी करते हैं। ये तो रहा लैंड का इंट्रोडक्शन कि लैंड है क्या। अब हम पढ़ते हैं कि लैंड को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इनका हम यूज किन किन चीज़ों में ला रहे हैं। लैंड, ये लैंड है, लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेज। लैंड को हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। वो कैसे, सच एज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री, जंगल के लिए कर रहे हैं, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, सेटिंग सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो ये दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड रिसोर्स। ये कुछ आमतौर पे वो चीज़ें हैं जिस पे हम क्या करते हैं, लैंड को यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। द यूज ऑफ लैंड is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। हम किसी भी लैंड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो ये डिफाइन करता है कि वहाँ का फिजिकल फैक्टर्स कैसा है। फिजिकल फैक्टर्स मतलब वहाँ पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि टोपोग्राफी, इससे पहले हमने पढ़ा कि वहाँ का ज़मीन कैसा है, कहीं पहाड़ है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे माउंटेन्स है। इस पे डिपेंड करता है कि उसको यूज कैसे करना है, और वहाँ का सॉइल कैसा है। अगर वहाँ का सॉइल अलग है, जो कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए उतना सूटेबल नहीं है, जैसे कि ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। उतने अच्छे तरीके से अगर हम एलुवियल सॉइल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अगर उसमें अगर हम ग्रो करें तो वो ग्रो उतना अच्छे से नहीं होगा जितने अच्छे ब्लैक सॉइल में होगा। इसीलिए ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं, कॉटन सॉइल। तो हम किसी भी लैंड को यूज कैसे कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, वहाँ का ज़मीन कैसा है। अगर पहाड़ का ज़मीन है तो वो अलग तरीके से यूज होगा, प्लेन ज़मीन है तो अलग तरीके से यूज होगा, और अगर रेगिस्तान का ज़मीन है तो वो अलग तरीके से यूज होगा। वहाँ का सॉइल कैसा है, सॉइल पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप्स के सॉइल में अलग अलग क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर कहीं का किसी लैंड का क्लाइमेट अगर बहुत ज़्यादा ठंड, या किसी लैंड का क्लाइमेट अगर बहुत ज़्यादा गर्म वाला है, तो वहाँ पे उस तरीके से लैंड यूज़ किया जाएगा, उस तरीके का क्रॉप ग्रो किया जाएगा को जो कि ठंड के लिए सूटेबल हो, जो कि गर्मी के लिए सूटेबल है। तो ये डिपेंड उस चीज़ पे कर रहा है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसके बेसिस पे हम वहाँ के लैंड को यूज कर रहे हैं। मिनरल्स पे भी डिपेंड करता है कि हम वहाँ के ज़मीन को कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि ये ज़मीन है, यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स मतलब आयरन, एल्युमिनियम, और पेट्रोलियम, ये सभी क्या होते हैं, मिनरल्स। अगर यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं तो यहाँ पे ज़मीन को कैसे यूज किया जाएगा, यहाँ के ज़मीन को यूज किया जाएगा एज ए
माइनिंग के तौर पे यहाँ पे खेती नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सेटल नहीं रह सकते हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और लैंड का यूज इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे पानी है कि नहीं। अगर कहीं रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी है ही नहीं, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, उतना रहना पसंद नहीं करेंगे। कहीं पहाड़ है, मतलब जहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी रहेगा वहाँ पे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स वाटर पे डिपेंडेंट हैं, इसीलिए। तो ये हम देख लिए कि लैंड को हम कैसे अलग अलग, ये डिपेंड करता है कि लैंड हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वहाँ का फिजिकल फैक्टर्स कैसा है, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ का पानी अवेलेबल है कि नहीं। अगर वहाँ पे पानी अवेलेबल है तो वो लैंड डेंसली पॉपुलेटेड होगा, वहाँ पे फैक्ट्री भी कर सकते, एग्रीकल्चर भी हम बना सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं उस इलाके में। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का लैंड यूज कैसा है, ये डिटरमाइन करता है इन सभी फिजिकल फैक्टर्स। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। कहीं का भी किसी भी ज़मीन को किस तरीके से यूज करना है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, कितना है, टेक्नोलॉजी कैसा है, और आल्सो इम्पोर्टेंट टू लैंड यूज पैटर्न, वहाँ की ज़मीन को यूज करने का तरीका बताता है कि कैसा यूज होगा, कैसे नहीं होगा। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। हम लैंड को क्लासिफाई कर सकते हैं एज ऑनरशिप के बेसिस पे, मीन्स कि उस पे अधिकार किसका है। तो प्राइवेट हो सकता है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। ओनरशिप के बेसिस पे लैंड को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइवेट, जिस पे किसी का पर्सनल हक हो, जैसे कि ये हमारा ज़मीन है, इस पे हमारा पर्सनल हक है, इस पे और कोई नहीं आ सकता। और दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड, जिस पे पूरे कम्युनिटी का लैंड है, हम भी जा सकते हैं और लोग भी जा सकते हैं। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो किसी एक इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑन किया जाता है। वेयर एज कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस, और कम्युनिटी लैंड कॉमन यूजेस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे हम सभी लोग उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि कलेक्शन ऑफ फूडर, जानवरों को खिलाने के लिए जो खाना लाते हैं, फ्रूट्स, फल, नट्स और मेडिकल हर्ब्स, ये सभी कॉमन ज़मीन जो होते हैं, इसमें से हम कोई भी जाकर यहाँ से चीज़ें, ये अलग अलग तरह की चीज़ों को हम इकट्ठा कर सकते हैं और इसे यूज में ला सकते हैं। These community lands are also called common property resources। इसी कम्युनिटी लैंड को कहा जाता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जो कि सभी के लिए कॉमन है, उसमें हर कोई आ जा सकता है। तो लैंड को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं, एज ए प्राइवेट एंड एज ए कम्युनिटी। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited। लोग और उनके डिमांड ग्रो ही कर रहे हैं। अगर कल को 100 लोग थे, तो आज 100 लोग नहीं है, 100 से कितने लोग हो गए हैं? 1000। कल अगर 100 लोग थे, तो आज 100 लोग नहीं है, 100 से कितने हो गए हैं? 1000। तो 100 से 1000 लोग हो गए हैं। तो पीपल, लोग तो बढ़ रहे हैं, तो जो 100 लोग बढ़ रहे हैं, 100 से 1000 हुए, तो उनका डिमांड भी तो बढ़ रहा है। पहले 100 लोग के लिए क्या एग्रीकल्चर होता था, इतने लोग ही पानी पीते थे, इतने लोग ही खाना खाते, लेकिन अब जब इतने सारे लोग हो गए, तो इनको भी तो ज़रूरत है रिसोर्सेज की। तो पीपल एंड देयर डिमांड, लोग और लोगों का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, लेकिन जो ज़मीन हमारे पास है वो तो लिमिटेड है, उसे तो बड़ा नहीं कर सकते। अगर हमारे पास इतना ही ज़मीन है, पूरे अर्थ पे अगर इतना ही ज़मीन है, तो इसे कोई तरीका नहीं है कि इसे हम बढ़ा सकें। कोई तरीका नहीं है कि इसे हम बढ़ा सकें, ये लिमिटेड है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। लैंड एज ए रिसोर्स को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन लोग तो ग्रो कर रहे हैं। जब लोग ग्रो करेंगे, तो
उनकी ज़रूरत भी ग्रो करेंगे। जब उनकी ज़रूरतें ग्रो करेंगी तो उसकी डिमांड भी क्या करेगा, बढ़ते ही जाएगा। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और लैंड का क्वालिटी भी एक जैसा नहीं है, ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। कहीं पे किसी जगह पे ज़मीन का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, फर्टाइल है, लेकिन कुछ ज़मीन ऐसे हैं जो कि किसी भी तरह के यूज के नहीं हैं, बंजर पर हैं। पीपल स्टार्टेड encroaching द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड ऑफ कमर्शियल एरियाज। लोग क्या करने लगे हैं, पीपल स्टार्टेड encroaching, लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। कौन सी ज़मीन पे कब्जा करना शुरू कर दिए, टू बिल्ड कमर्शियल एरियाज, इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज इन द अर्बन एरियाज, शहरों में घर बनाने के लिए, एंड एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड। इन सभी रीजन्स के वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लैंड को यूज कर रहे हैं, लैंड को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. आज हम इतने तरीकों से ज़मीन का, लैंड का यूज कर रहे हैं, ये हमारे कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में कल्चरल चेंजेस को दिखा रहे हैं। कल्चरल चेंजेस को कैसे दिखा रहे हैं, कल्चरल चेंजेस को ऐसे दिखा रहे हैं कि अगर ये कोई ज़मीन है, इसको हम पहले जिस तरीके से यूज करते थे वो आज यूज नहीं कर रहे हैं। अब क्या, मॉडर्न टेक्निक आ गया है, मॉडर्न फार्मिंग, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम इसे मॉडर्न इनपुट दे रहे हैं, फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं। इन सभी के यूज से हमारा लैंड कैसा हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। इस पे हमारे सोसाइटी पे कैसा चेंज आ रहा है, कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, कल्चरल चेंजेस। क्योंकि इतने तरीके से हम लैंड को यूज कर रहे हैं, इसका पैटर्न अलग अलग है जो कि हमारे सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. ये जो लैंड डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन मतलब वहाँ का ज़मीन को हम इतना यूज कर रहे हैं, इतने सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न फार्मिंग यूज करके कर लिए हैं कि वहाँ का ज़मीन अब यूज करने लायक है ही नहीं। वहाँ का लैंड क्या हो गया, डिग्रेड हो गया है। लैंडस्लाइड मतलब ज़मीन का धंस जाना, ये ज़मीन का हिस्सा है, इसका क्या करना, धंस जाना। सॉइल इरोजन, सॉइल का बह जाना। डिजर्टिफिकेशन, वहाँ पे रेत ही रेत आना। जो ज़मीन कभी फर्टाइल थी, वहाँ पे डिजर्टिफाई हो रहा है, बंजर बनते जा रहा है। आर द मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की तरफ से और क्या होते जा रहा है, ये इन्वायरमेंट को नुकसान ही देते जा रहा है, हमारी ज़मीन और ख़राब ही होते जा रहे हैं। जो कि हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो इसको कंजर्व करने के लिए अलग अलग मेथड है। इसे हम कंजर्व कैसे करें, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, जैसा कि अभी हमने इसके पहले बताया, लोग तो ग्रो कर रहे हैं, उनके डिमांड भी ग्रो कर रहे हैं। हैज लीड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बड़े स्केल पे जंगलों को काटा जा रहा है। एंड अरेबल लैंड हैज़ क्रिएटेड फियर ऑफ लूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, पूरे जंगल को क्या किया जा रहा है, खाली किया जा रहा है। खेती करने लायक जो ज़मीन है उसे भी क्या किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और ये डर बना हुआ है कि लूजिंग द नेचुरल रिसोर्स, कि कहीं हम अपना नेचुरल रिसोर्स लूज ना कर दे। देयरफॉर द प्रेजेंट
रेट ऑफ डिग्रेडेशन, इसीलिए जिस रेट से भी ये डिग्रेड हो रहे हैं, लैंड मस्ट वी चेक, इसे हमें क्या करना चाहिए, हमें इसे देखना चाहिए। एफोरेस्टेशन, जो कि हम कैसे इसे हम कम कैसे कर सकते हैं, बाय एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब ये जंगल है, ये जंगल है, यहाँ पे इतना सारा कभी जंगल हुआ करता था, जो कि हम लोग के द्वारा, इंसानों के द्वारा क्या यूज कर लिया, इसे जंगल को काट दिया गया। इस जंगल के कटने की वजह से इसको लैंड में यूज लाएंगे, इसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज लाएंगे, या तो रहने के लिए, इंडस्ट्री के लिए। लेकिन यहाँ का जो जंगल था वो तो ख़त्म हो गया ना अब जंगल ख़त्म होने की वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट पे नुकसान पहुँचाएगा। इसीलिए लैंड को हम कैसे बचा सकते हैं, एफोरेस्टेशन, इसे पेड़ लगाकर। लैंड रिक्लेमेशन रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जिस तरीके से हम लैंड को यूज कर रहे हैं उसमें हमें सुधार लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे सुधार, तो जिस तरीके के हम केमिकल पेस्टिसाइड को यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, इस पर हमें चेक करना होगा। ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग करने से क्या होता है, जो जानवर घास खाते हैं वहाँ की ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, किसी भी काम के लायक नहीं रहते हैं वहाँ की ज़मीन। आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, लैंड एज ए रिसोर्स को कंजर्व करने के ये कुछ तरीका हैं। क्या क्या, एफोरेस्टेशन, जहाँ पे जंगल काटे गए वहाँ पे पेड़ लगाएं, वहाँ की ज़मीन क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, वहाँ की ज़मीन और किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं आएंगे। लैंड रिक्लेमेशन रेगुलेटेड, मतलब हमें ज़मीन को सुधार करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो जो अलग अलग मेथड यूज किए जा रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, उन पे रोक लगाना होगा। अगर हम उन पे रोक लगाएंगे तो हमारे लैंड डिग्रेड नहीं होंगे। एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, जो ओवर ग्रेजिंग करते हैं जानवरों के द्वारा, उसे भी हमें कम करना होगा। ये कुछ कॉमन तरीके हैं जिसकी वजह से हम लैंड एज ए रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ना है, लैंड स्लाइड्स के बारे में। लैंड स्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। लैंड स्लाइड है क्या, रॉक का मूव हो जाना। हम अर्थ क्रस्ट पे रहते हैं, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो क्या कर रहा है, टेक्टोनिक प्लेट पे क्या कर रहा है, ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये किस चीज़ पे मूव कर रहा है, मैग्मा, ज़मीन के नीचे जो मैग्मा उस पे मूव कर रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जब प्लेट मूव करते हैं आपस में, तो यहाँ के प्लेट इस पे आ गए हैं, यहाँ के प्लेट या नीचे चले गए, इसकी वजह से यहाँ का जो ज़मीन है वो क्या हो गया, घसक कर नीचे चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। तो इससे क्या होता है, लैंड स्लाइड देखने को मिलता है। तो लैंड स्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, रॉक का मूव होना, डेवरीज, मलबा जो होते हैं ज़मीन के नीचे, अर्थ डाउन ए स्लोप, वो स्लोप के नीचे चले जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लैंड स्लाइड, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, लैंड स्लाइड। दे ऑफन मेक प्लेस इन कंजक्शन विथ अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनोज। और लैंडस्लाइड्स अक्सर वहाँ देखे जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक अक्सर आते रहते हैं, फ्लड, पानी के कारण यहाँ पे जो ज़मीन है यहाँ पे अक्सर फ्लड आते रहते हैं, तो पानी के कारण यहाँ का जो ज़मीन है वो कैसा हो गया, ज़मीन पूरा गीला हो गया, यहाँ का ज़मीन क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं वहाँ देखने को मिलता है लैंडस्लाइड, फ्लड के कारण देखने को मिलता है, जहाँ वोल्केनो आते हैं वहाँ पे भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of water for quite some time. जहाँ पे अधिक वर्षा होता है वहाँ पे क्या होता है, पानी इकट्ठा होने के कारण वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलता है। The formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its worsening. कभी कभी क्या होता है, ये जो रिवर फ्लो करते हैं, रिवर के फ्लो करने की वजह से, रिवर के फ्लो करने की वजह से क्या होता है, यहाँ का जो ज़मीन है वो क्या होता है, गीला हो जाता है। गीला होने के कारण ये जो ज़मीन है
वो स्लाइड, यहाँ का ज़मीन स्लाइड कर गए और जो आगे रिवर फ्लो कर रहे हैं उसमें रुकावट आते हैं। इस रुकावट की वजह से क्या होता है, जो नीचे रह रहे लोग हैं उन्हें भी परेशानी होता है क्योंकि यहाँ का पानी नीचे नहीं पहुँच पाया। तो लैंडस्लाइड वो कारण है जिसकी वजह से जो रिवर होते हैं, रिवर को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। कैसे? लैंडस्लाइड की मदद से। If the hilly terrain landslides have been a major and widely spread natural disaster that can often strike like an property occupy a position of a major concern. जो टेराइन एरिया पे रहते हैं, हिली एरिया पे रहते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखे जाते हैं लैंडस्लाइड के। होता क्या है, ये जो हिली एरिया है, हिली एरिया पे लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलता है। जो रिवर फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ की ज़मीन तो धंस गए हैं गीली होने के कारण। इसके आगे जो पानी फ्लो नहीं हो रहा है तो नीचे रहने लोगों को लिए भी क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम होते हैं। मेजर कंसर्न है, ये दिक्कतें आती हैं इसके कारण, लैंडस्लाइड के कारण। एक केस स्टडी दिया गया है। ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट द पंजी विलेज नियर रिकोंग पीओ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के पंजी नामक गांव में हमें क्या देखने को मिलता है, एक लैंडस्लाइड देखने को मिलता है जहां पे 200 मीटर तक फैले हुए ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22 जो था, क्या हो गया, दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग ऑफ पंजी विलेज। पंजी विलेज में ये हमें क्या देखने को मिलता है, जो नेशनल हाईवे 22 है, ये हमें क्या देखने को मिलता है, लैंडस्लाइड के कारण ये पूरा क्या हो गया, धंस गया, जमीन के नीचे धंस गया। ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस वीक जोन्स ऑफ स्लोप क्लोप्स एंड कोलैप्स एंड caused intense damage to the road and nearby villages। और वहाँ के आसपास जितने भी गांव थे उन सभी को क्या किया, डैमेज किया। द पंजी विलेज वाज completely vacated to avoid any possible loss of life। वहाँ के लोगों के द्वारा घर को खाली करा लिया गया ताकि वहाँ के और किसी भी चीज लोगों को नुकसान ना पहुँचे। थर्ड क्या है, मिटिगेशन मैकेनिज्म। मिटिगेशन मैकेनिज्म होता क्या है, ये वो तरीका है जिससे लैंडस्लाइड होने के पहले अगर हमें पता चले जाए तो उसे हम कम किया जा सके। लैंडस्लाइड अगर पता चले कि ये होने वाला या हो गया तो उसे कम किस तरीके से यूज किया जाए, वही होता है मिटिगेशन मैकेनिज्म। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज एम्पावर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स काउज लैंडस्लाइड्स। हमारे पास टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट तो आ गया है कि हमें यह पता चल सकता है कि लैंडस्लाइड जो हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है उसे कम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है आजाद मैपिंग टू द लोकेट एरियाज प्रोन लैंडस्लाइड। हम वो एरिया को लोकेट करें जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे क्या ज़मीनें धंस सकती हैं। Hence, such areas can be avoided for building settlements। और उस जगह पे ज़मीन बनाने से या बिल्डिंग सेटअप करने से रोक सकें, क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि वहाँ पे ज़मीन अगर हम सेटअप करेंगे, वो ऐसा एरिया है जहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, तो वहाँ पे बिल्डिंग सेटअप नहीं करेंगे। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। इस तरीके से रिटेंशन वॉल को हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो पीछे मिट्टी है, वो स्लाइड करने से बच सकें। इंक्रीज इन द वेजिटेबल्स कवर्स टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। और हमें वेजिटेशंस, अलग अलग तरह के वेजिटेशंस हमें क्या करने पड़ेंगे, ग्रो करना पड़ेंगे। इससे होगा क्या, जो वेजिटेशंस हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, और जो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के खतरे कम रहेंगे। The surface drainage control works to control the movement landslides with rainwater spring waves। जो पानी बहते हुए सरफेस पे जो पानी बहता है, वर्षा से जो पानी आ रही है और जो झरने बह रहे हैं उसे कम किया जाए, जिससे कि लैंडस्लाइड होने के खतरे क्या हो सके, कम हो सके। ये कुछ तरीके हैं जिसके वजह से हमारा लैंड क्या कर रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे कि ये पहले गांव था, ये गांव है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं,
जानवर पाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हट झोपड़ी है, फिर ये धीरे-धीरे डेवलप किस चीज़ में हो गया? ये शहर में होने लगा, घर बन गए यहाँ पे, ट्रैक्टर आने लगे हैं, फिर अब ये सिटी बन गया, अब ये सिटी से भी मेगा सिटी बन गया। तो चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, जैसे-जैसे हमारा टाइम चेंज हो रहा है, उस तरीके से हमारे लैंड में भी क्या आ रहा है? चेंजिंग आ रहा है, देखने को मिल रहा है। अब जो हमारा सेकंड है, सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है सॉइल। लैंड हमने खत्म कर लिया, अब सेकंड आता है क्या? सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ के सरफेस पे जो पतला सा लेयर है, जो कि ग्रेनी सब्सटेंस के द्वारा कवर किया गया है, उसी को क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। इट इज़ क्लोजली, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये डिपेंड करता है कि वहाँ का लैंड कैसा है। ये लैंड लैंड से, वहाँ की ज़मीन से क्या होता है? लिंक्ड होता है। लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। वहाँ की ज़मीन ये तय करती है कि वहाँ पे सॉइल कैसा पाया जाएगा जो। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल किन-किन चीज़ों से मिलकर बने हुए रहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं? वो जो कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा या एनी लिविंग थिंग्स के द्वारा क्या किए जाते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि काऊ है, काऊ ने क्या किया? ग्रास खाया, ग्रास खाने के बाद काऊ डंग किया, वो मिट्टी में मिल गए, तो वो क्या हो गए? ऑर्गेनिक मैटर। हम इंसान हैं, हमने क्या किया? कचरा फेंका, वो मिट्टी में डिकम्पोज़ हो गए, वो क्या हो गए? ऑर्गेनिक मैटर। तो जो लिविंग थिंग्स के द्वारा, या कोई पेड़ है, उससे कोई फल गिर गया या उसकी पत्ती गिर गई, वो जाके सॉइल में क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज़ हो जाते हैं। तो वो क्या हो गए? ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल। तो सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? जो आयरन, एल्युमिनियम, ये सभी होते हैं, ये मिनरल्स कहलाते हैं। सॉइल में अलग-अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, जो कि सॉइल को बनाते हैं। वेदर्ड रॉक्स, कुछ रॉक से मिलके बने हुए रहते हैं, फाउंड ऑन द अर्थ, जो कि हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। तो सॉइल किन-किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं? ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक्स, जो इकट्ठा हुए पत्थर है, उनसे मिलकर बने हुए हैं। फाउंड ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये होता कैसे? सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। प्रोसेस ऑफ वेदरिंग के थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर के सही मिलने से ही सॉइल हमारा कैसा बनता है? फर्टाइल बनता है। ये रहा सॉइल के बारे में। सॉइल क्या होते हैं? किस चीज़ से सॉइल किस चीज़ से मिलकर बने हुए रहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स, जो कि हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। दिस हैपेंस थ्रू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये कैसे होता है? वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू होता है। और मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर के सही मिलने से ही हमारा सॉइल क्या बनता है? फर्टाइल बनता है। ये रहा सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल होता कैसे? जैसे कि हम इंसान का एक प्रोफाइल होता है कि मेरा नाम क्या है, हमने कहाँ से स्कूलिंग की है, हमने कॉलेज कहाँ से किया है, हमारी उम्र क्या है, हम किस चीज़ में अप्लाई, ये किस बिज़नेस में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन-सा काम हमें चाहिए। ये इंसान का, हम लोगों का क्या होता है? प्रोफाइल। उसी तरीके से सॉइल का भी क्या होता है? प्रोफाइल। सॉइल का प्रोफाइल कैसे देखने को मिलता है? तो सॉइल के सबसे नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? पैरेंट रॉक। सॉइल के इस पार्ट को हम कहते हैं पैरेंट रॉक, और सॉइल के इसके ऊपर वाले पार्ट, जिसे हम कहते हैं बेदर्द रॉक मटेरियल। वेदर रॉक मटेरियल, जिससे मिलके हमारे सॉइल क्या होते हैं? बने हुए रहते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं सब सॉइल, जिसमें सैंड होते हैं, सिल्ट होते हैं और क्ले मिक्स होते हैं। और सबसे ऊपर टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशंस। सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है।
ये रहा हमारा सॉइल प्रोफाइल। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, वो कौन-कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से हमें सॉइल फॉर्म वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से सॉइल हम क्या होते हैं और सॉइल को फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें सॉइल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो दो सबसे बड़े कारण हैं जिसके वजह से ये डिपेंड करता है कि वहाँ का सॉइल कैसा फॉर्म होगा। तो फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन क्या है? पहला पेरेंट रॉक, कि वहाँ का रॉक कैसा है, जैसा वहाँ के रॉक होंगे उस तरीके के वहाँ के सॉइल्स पाए जाएंगे। और दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके से है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सॉइल को फॉर्मेशन होने में। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, दूसरा फैक्टर्स क्या है? टोपोग्राफी, वहाँ का ज़मीन कैसा है। टोपोग्राफी मतलब ज़मीन किस तरीके का है, कहीं प्लेट्यू तो नहीं है, पहाड़ है, प्लेन्स एरिया है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल भी, ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अभी हमने इसके पिछले में बताया था। एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और किसी भी सॉइल को फॉर्म होने में उसे कितना समय लिया, उसे कितना टाइम लग रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो सॉइल इस चीज़ पे डिपेंड करता है, वहाँ के पेरेंट रॉक, रॉक पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफी, वहाँ के ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा है और वहाँ पे कितना टाइम लग रहा है सॉइल को फॉर्म होने में। ये सभी मिलकर ये सभी मिलकर ये बताते हैं कि वहाँ पे किस टाइप के सॉइल वहाँ पे पाए जाएँगे। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन ये सभी जगह कहीं पे क्लाइमेट अलग है, कहीं का टोपोग्राफी अलग है, ऑर्गेनिक मैटर कहीं पे कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं पे है ही नहीं। तो ये सभी चीज़ें अलग-अलग जगह जो कि क्या करते हैं, डिफ़र करते हैं, अलग-अलग होते हैं। इसी की वजह से हमें ये अलग-अलग तरह के रॉक देख अलग-अलग टाइप के हमें सॉइल देखने को मिलता है। तो सॉइल किस-किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फॉर्मेशंस कौन-कौन से फैक्टर। तो सबसे पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक। जैसा पेरेंट रॉक होगा वैसे ही सॉइल होगा। डिटरमाइंस, पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइंस करते हैं, ये क्या दिखाते हैं? डिटरमाइंस कलर, वहाँ का उस सॉइल का कलर कैसा होगा, सॉइल का उस सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, मिनरल कैसा होगा, कंटेंट परमेबिलिटी, उस सॉइल के अंदर कौन-सा चीज़ आ सकता है, अंदर एब्ज़ॉर्ब हो सकता है या कौन-सा चीज़ नहीं हो सकता है। ये सारा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वहाँ के पेरेंट रॉक पे। और दूसरा क्या है? रिलीफ, रिलीफ एल्टीट्यूड, कितना ऊँचाई है, स्लोप कितना ढलाव पे वो ज़मीन है, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, अगर कोई ढलाव पे रहेगा ज़मीन तो वहाँ पे सॉइल क्या होंगे, मिट्टी कम इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पे सॉइल अलग फॉर्म होंगे। जहाँ पे ज़मीन कैसा है, प्लेन है, तो वहाँ पे तो मिट्टी इकट्ठा हो सकते हैं, तो वहाँ पे के सॉइल अलग तरह के होंगे। फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ की फ्लोरा मतलब प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जो कि ये इफ़ेक्ट करते हैं, ये रेट ऑफ ह्यूमस पे क्या करते हैं, फॉर्मेशन में मदद करते हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है हमारा सॉइल। तीसरा टाइम, डिटरमाइन्स थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, लगभग 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में 1 सेंटीमीटर सॉइल हमारा बनने में कितना टाइम लग जाता है? 100 साल लग जाता है, 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने में। तो जितना ज़्यादा समय देंगे, उतना अच्छा क्वालिटी का क्या बनेगा, सॉइल बनेगा। तो सॉइल भी हमारा डिटरमाइन्स क्या करता है, थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अगर कहीं पे ज़्यादा समय लगा है, तो वहाँ का सॉइल कैसा होगा, ठीक। कहीं पे भी कम ही समय हुआ सॉइल बने हुए, तो वहाँ का सॉइल का थिकनेस क्या होगा, कम होगा। क्लाइमेट के बाद क्या है, क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट डिपेंड करता है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कहीं बहुत कड़क की गर्मी तो नहीं है। रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, ये ह्यूमस फॉर्मेशन और वेदरिंग मतलब पत्थर को टूटने जो
लगातार वर्षा होती है, टेम्परेचर क्या होता है, कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रॉक है वो कंप्रेस करता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंप्रेस करता है, वो ऐसे करते-करते वो वहाँ पे सॉइल क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वेदर हो जाते हैं, वो जाके इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, सॉइल। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे वर्षा हो रही है कि नहीं, रेट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के रेट को इंक्रीज़ करता है और ह्यूमस फॉर्मेशन पे भी ये डिपेंड करता है, क्लाइमेट। तो ये रहे कुछ फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करता है कि हमारा सॉइल कहाँ पे कैसा बनेगा। अब हमारा सॉइल, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, हमारे जो सॉइल है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अभी हमने पढ़ा। और ये सॉइल एज ए रिसोर्स हमारे क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या कंजर्वेशन मेजर्स लिए हैं, या कैसे हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं। Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. soil erosion का मतलब soil का बह जाना, एंड डिप्लीशन मतलब कि बंजर बने जाना, उस पे हम मॉडर्न फार्मिंग करके अलग अलग तरह के केमिकल यूज करके वहाँ के लैंड को हम क्या कर दिए हैं, जमीन के वहाँ की जमीन को क्या कर दिए हैं, डिप्लीट मतलब ख़त्म कर दिए हैं। तो सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिप्लीशन मीन्स वहाँ का ज़मीन अब खेती योग्य नहीं है, आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल एज ए रिसोर्स पे सबसे बड़े दो खतरे हैं, सॉइल इरोजन और सॉइल डिप्लीशन। सॉइल हमारे दो तरीके से क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। फर्स्ट कि वो सॉइल का ऊपर वाला जो लेयर है वो बह जा रहा है, रन ऑफ हो जा रहा है, और दूसरा ये डिप्लीट हो रहे हैं हमारे इंसान की गलती की वजह से। तो बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स कैसे डिग्रेड हो रहे हैं, तो ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम ह्यूमन खुद और नेचुरल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमारा सॉइल क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। फैक्टर्स विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, वो फैक्टर्स जिसके वजह से हमारे सॉइल को क्या हो रहा है, हमारे सॉइल क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन जंगल काट रहे हैं। अगर हम जंगल काटेंगे, पहले यहाँ पे पेड़ था, पहले यहाँ पे ये क्या है, जंगल है, यहाँ पे पेड़ थे, अलग अलग क्या है, पेड़ हैं, ये रहे जंगल, ये रहे अलग अलग तरह के पेड़। अब अगर इन सभी पेड़ को हम काट देंगे तो ये पेड़ पहले क्या कर रखा था, यहाँ की मिट्टी को पकड़ के रखा था ताकि यहाँ के मिट्टी का बहाव ना हो। पर जब हम इन पेड़ को ही काट देंगे तो यहाँ का मिट्टी क्या हो जाएगा, वो तो बह जाएगा। तो मिट्टी के बहने से कैसे रोक सकते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हमें कम करना होगा। ओवर ग्रेजिंग करने से जो जानवर यहाँ पे आके ज़मीनें में चरते हैं वो इसे क्या करते हैं, इस तरीके से चरते हैं कि पूरे कैसे भी उखाड़ देते हैं वहाँ की ज़मीन को, घास को। सही तरीके से तो खाते नहीं हैं। इसकी वजह से होते क्या है, इसकी वजह से वहाँ की ज़मीन क्या हो जाती है, फर्टाइल नहीं होती, वो अपने फर्टिलिटी लूज कर देती है। तो ओवर ग्रेजिंग एक कारण है। ओवर यूज, इसे हम ओवर यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, अलग अलग तरह के केमिकल यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, और रेन वॉश, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, रेन वॉश हो रहा है, एंड लैंड स्लाइड्स एंड फ्लड्स। ये वो तरीके हैं जिसकी वजह से हमारा सॉइल क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। कैसे, डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट रहे हैं उसकी वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, केमिकल का ओवर यूज करने से, पेस्टिसाइड यूज करने से, और रेन वॉश, जब वर्षा पड़ती है तो ऊपर के ज़मीन का टॉप सॉइल जो होता है उसे बहा के लेके चली जाती है। लैंडस्लाइड, कहीं कहीं पे लैंड क्या होता है, यहाँ का अगर ज़मीन धंस गया, यहाँ का ज़मीन धंस गया तो यहाँ का जो सॉइल है वो भी क्या हो गया, लैंडस्लाइड, वहाँ का सॉइल भी बर्बाद चला गया। तो ये कुछ फैक्टर है जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे सॉइल डिग्रेड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो ये हमारे सॉइल क्या हो रहे हैं, डिग्रेड होते हैं। इसे बचाने के लिए अब ये अलग अलग तरह के मेथड अडोप्ट किए हैं। अब वो अलग अलग मेथड, पूरे 7 तरीके के अलग अलग मेथड है जिसके वजह से हम सॉइल को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। उन सभी के बारे में भी एक एक करके हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा सॉइल हमारे लिए क्या है, रिसोर्स हैं, इन पे क्या है, खतरा है, ये क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं।
सॉइल हमारे लिए रिसोर्स हैं जो कि डिग्रेड हो रहे हैं, इन पे क्या है, खतरा है, तो इनके कंजर्वेशन करना चाहिए। तो हम वो पढ़ रहे हैं कि सॉइल एज ए रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए। तो ये 7 अलग-अलग मेथड है जिसके थ्रू हम सॉइल को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है मल्चिंग। मल्चिंग वो सबसे पहला मेथड है जिसके थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो मल्चिंग है क्या? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। तो जो प्लांट के बीच में ये ज़मीन का हिस्सा है, तो ये जो खाली ज़मीन है प्लांट के हिस्से में, उसे हम क्या कर दें, विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इसे हम ढक दें, कवर कर दें, किस चीज़ की मदद से, ऑर्गेनिक मैटर स्ट्रॉ, जैसे कि घास फूस। घास फूस से हम इसे क्या कर देंगे, ढक देंगे, या घास फूस या किसी भी तरह का अगर लकड़ी के अगर टुकड़े हैं तो लकड़ी के टुकड़ों को हम इस तरीके से क्या कर देंगे, यहाँ की ज़मीन को ढक देंगे। इससे होगा क्या, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। इसमें जो मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, उसी के अंदर रहेगा, वो इवापोरेट नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसमें खेती करना आसान होगा। अगर इसे हम नहीं ढकेंगे तो यहाँ का पानी क्या होगा, मॉइस्चर क्या करेगा, इवापोरेट हो जाएगा ऊपर। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, जिसमें कि हम इस पे क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर हम पूरे स्वा पूरे पूरे मिट्टी में हम क्या कर देते हैं, इस तरीक़े के लेयर बना देते हैं, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, इस सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन रह सके। ये दोनों पिक्चर दिया गया होगा, ऐसा कुछ दिखता है मल्चिंग। सेकंड है काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर्स क्या होता है, तो स्टोन्स, ग्रास, सॉइल, इसमें पत्थरों को, घास को और मिट्टी को यूज करके, पत्थर, घास और मिट्टी को यूज करके हम क्या बना देते हैं, बैरियर बना देते हैं अलोंग द काउंटूर्स। काउंटूर्स क्या होता है, ये हमारे पहाड़ हैं, ये हिल्स हैं, हिल्स हैं, ये जो सेम हाइट वाले हैं, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या है, सेम है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट क्या है, सेम। तो सेम हाइट वाले जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इनका हाइट सेम है, यहाँ से यहाँ तक इनका हाइट सेम है, यहाँ से यहाँ तक इनका हाइट। ये जो सेम हाइट वाले हैं, लाइन है, ऐसे हैं, ये जो लाइन है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्टूर। तो इन कॉन्टूर के अगेंस्ट क्या बना देना, बैरियर्स बना देना। इस चीज़ से बैरियर बनाना है, स्टोन्स, पत्थर की मदद से, ग्रास की मदद से, सॉइल की वजह से, सॉइल के हेल्प से। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स, और उसके बाद इन बैरियर के सामने ये क्या है, इन्हें हम क्या, पत्थर की मदद से हम क्या कर दिए इन्हें, ये हमारा रहा कॉन्टूर लाइन, कॉन्टूर लाइन, इन पे हम क्या कर दिए, पत्थर के मदद से हम बैरियर बना दिए हैं। यहाँ पे मिट्टी के मदद से हम क्या कर दिए, बैरियर बना दिए हैं। यहाँ पर पत्थर, मिट्टी या घास की मदद से हम क्या करते हैं, बैरियर बना देते हैं काउंटर की तरफ, और उसके सामने ट्रेंचेस, मतलब कि गड्ढा, इसके सामने हम क्या बना देते हैं, ट्रेंचेस इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स। बैरियर्स के फ्रंट में हम ट्रेंचेस बना देते हैं टू कलेक्ट वाटर, ताकि ऊपर से जब वर्षा हो, पानी आए तो यहाँ पे क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। इससे क्या होगा, हमें सॉइल यहाँ के कंजर्व हो जाएंगे। ये मेथड है काउंटर बैरियर्स का। इससे क्या हो जाएंगे, यहाँ के जो ऊपर आने वाले सॉइल हैं वो नीचे ना जाकर यहीं पे क्या रह जाएंगे, रुक जाएंगे, और जो पानी है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये रहा कॉन्टूर बैरियर्स। तीसरा वो तरीका है जिसके मदद से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, वो है रॉक डैम। रॉक डैम क्या करता है, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर।
रॉक्स क्या होता है, जहाँ पे हिली एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे रॉक्स को क्या कर दिया जाता है, रॉक्स वहाँ पे बिछा दिए जाते हैं। इससे होगा क्या, दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर लॉस ऑफ द सॉइल। पानी जो आते हैं तो वो तो बिल्कुल तेजी से आते हैं, पानी आ रहे हैं वो बिल्कुल क्या आ रहे हैं, तेजी से, इसका वेलोसिटी पूरा हाई होता है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे पत्थर बिछा दें, इस तरीके से अगर पत्थर बिछा दें तो पानी क्या आएंगे, पानी तो आएंगे, अभी इसके अंदर से बहेंगे, तो पानी का मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी के स्पीड स्लो हो गई, उसकी वजह से यहाँ पे यहाँ के जो सॉइल है वो क्या हो जाएंगे, फर्दर इरोजन होने से बच जाएंगे। और गलीज, गलीज मतलब नालियाँ, अगर ये पत्थर यहाँ पे ना होते तो इस मिट्टी के अंदर से ही ऐसे नालियाँ बना देती, गड्ढा कर देती। इसी को क्या कहते हैं, नालियाँ। ताकि इससे क्या होगा, नालियाँ बनने से रुकेगा और फर्दर सॉइल लॉस, ताकि फिर से सॉइल लॉस, यहाँ यहाँ के सॉइल लॉस ना हो और यहाँ पे गली ना बने, इसमें ये हमारे मदद करते हैं रॉक डैम्स मेथड। तो ये भी एक मेथड है सॉइल को कंजर्व रखने का। फिर नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, टेरेस मतलब छत, हम छत बना दे रहे हैं। ये अक्सर उन एरिया पे किया जाता है जहाँ पे क्या होते हैं, हिली एरियाज होते हैं। यहाँ पे मिट्टी गिरने ऊपर, जो हिली एरिया होते हैं यहाँ पे मिट्टी का क्या, डिग्रेड होने का ज़्यादा खतरा रहता है, रन ऑफ होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस पर हम क्या करते हैं, छत बना देते हैं। छत कैसे, इस तरीके से छत, ये दिख रहा है इस तरीके से छत, छत बना देते हैं। इससे होगा क्या, ब्रॉड फ्लैट स्टिप्स और ट्रेसेज, पूरे चौले तरीके से पूरे में हम क्या बना देते हैं, छत टाइप्स के स्टेप्स बना देते हैं। आर मेड ऑन द स्टीप्स स्लोप्स, जो नीचे ढलाव है उस पर हम बनाते हैं, सो डैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल, ताकि जो हमें फ्लैट सरफेस मिल सके। ये फ्लैट सरफेस आ गया ना, ये फ्लैट सरफेस, हमें फ्लैट सरफेस, चिकना जमीन हमें मिल सके टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, इसकी वजह से क्या होता है, इससे जो सॉइल जो होते हैं वो रन ऑफ होने से, बहने से सॉइल बच जाते हैं, और सॉइल इरोजन होने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो ये एक तरीका है सॉइल कंजर्व करने का, टेरेस फार्मिंग, जो कि ज़्यादातर हिली एरियाज में किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अंडर अल्टरनेट रोज। अल्टरनेट मतलब एक करके एक, एक के बाद एक करके हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के क्रॉप को ग्रो करते हैं, अलग अलग तरह के क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं। इसके वजह से होगा क्या, एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग समय में भी इसको बोते हैं। जैसे इसको अभी बो दिए हैं, इसको अभी बो दिए हैं, और इधर पहले से ही लगा हुआ है, इधर पहले से ही लगा हुआ है, लेकिन इधर इसको हम क्या किए, इसको अभी बोए। इधर भी क्या करें, इधर अगर हम अभी हम बोएंगे इधर, और इधर पहले से लगे हुए हैं, तो इधर हम काट लेंगे, फिर तब तक इधर वाले क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। तो डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में इसे हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, इससे क्या होता है, एक बार में अगर सॉइल आया, अगर पानी आया तो पूरे बार में बहा कर चला जाएगा। लेकिन अगर इधर भी रहेंगे क्रॉप, इधर भी क्रॉप रहेंगे, इधर भी क्रॉप रहेंगे, तो बस इतना कोई क्या करेगा, विरोध करेगा। इसके वजह से एक समय में इतने सारे सॉइल को विरोध होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, काउंटूर प्लगिंग। काउंटूर प्लगिंग क्या होता है, तो काउंटूर क्या होता है, ये काउंटूर, ये जो लाइन है सेम हाइट के, तो इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटूर्स, काउंटूर्स के पैरेलल, इसके समान हम क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं, गड्ढा करते हैं, ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, ताकि ये नेचुरल बैरियर बन जाए फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, ताकि नीचे जो पानी आ रहा है बह, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाए। इसकी मदद से क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये रहा एक काउंटर प्लगिंग ये का ये एग्जाम्पल।
शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स में क्या होता है, rows of trees are planted to check the wind movement to protect the soil cover। कोस्टल एरिया में क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा हवाएं चलते हैं या यहाँ पे पानी रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ के सॉइल को क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का सॉइल हवा की मदद से ऊपर का लेयर सॉइल कवर क्या हो जाते हैं, ये रन ऑफ हो जाते हैं ऊपर। इसे कंजर्व करने के लिए हम इसके चारों तरफ क्या करते हैं, पेड़ लगा देते हैं। इससे क्या होगा, अगर हवा बहेगा आएगा तो इसमें टकराएगा और ये क्या कर देगा, हवा को रोक देगा और यहाँ का सॉइल कंजर्व रहेंगे, ये फर्दर इरोड नहीं होंगे। तो ये यूज हम करते हैं ज़्यादातर कोस्टल एरिया में और ड्राई रीजन्स में। ये कुछ एक्टिविटी एक दिया गया है जो कि सॉइल को कैसे कंजर्व करते हैं इसके लिए दिया गया हुआ। टेक 2 ट्रेज ए एंड बी, 2 को ट्रे दिया गया अलग अलग, ए और बी दोनों एक साइज के हैं। मेक 6 होल्स एट द वन ऑफ दीज ट्रेज एंड देन फिल देम विथ द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। इसे क्या करना है, 6 होल कर देना है दोनों में, और इसमें जितना मिट्टी डाले हैं उतना ही मिट्टी इसमें भी होना चाहिए। के बाद क्या करना है, when the grain tray B has grown few centimeter high, so wheat or so rice grains। इसमें क्या करना है, गेहूं के या फिर चावल के कुछ बीज क्या करना है, इसमें ग्रो करना है। जब ये कुछ सेंटीमीटर तक ग्रो हो जाएंगे तो दोनों ट्रे को इस तरीके से रखना है ताकि ये स्लोप मतलब ढलाव हो, जैसे कि ये नीचे रखा हुआ है ढलाव, ये ऐसे ढलाव इस तरीके से रखना है ताकि ये स्लोप फॉर्म करे, ये ढलाव रहे। Pour and 1 mug of water from the same height into each tray। दोनों ट्रे में से क्या करेंगे, 1 मग पानी नीचे इसमें क्या करेंगे, रखेंगे, इसमें से डालेंगे पानी। Collect the muddy water that trickles down the holes of the boot tray। फिर क्या करेंगे, दोनों मिट्टी के पानी को एक जार में इकट्ठा कर लेंगे और इस कंटेनर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने समय क्या पता चलेगा, इसमें तो बहुत सारे मिट्टी आ गए हैं, इसमें उतना मिट्टी नहीं आया, मिट्टी बहुत ही कम आया या फिर आया नहीं, पानी ज़्यादा आया। ये क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि इसमें जो हम अलग अलग तरह के क्रॉप ग्रेन ग्रो किए हैं, ये क्या किए, मिट्टी को पकड़ के रखे हुए हैं। मिट्टी को पकड़ के रखने से क्या होगा, वहाँ की मिट्टी पे जब हम पानी डालें तो वहाँ की मिट्टी क्या है, बंधे हुए हैं, तो वो फ्लो नहीं कर पाए और सिर्फ पानी ही आ गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, किसी भी तरह के ग्रेन नहीं रोपे गए हैं, नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो नीचे का जो क्या है मिट्टी है वो लूज है। इस पर जैसे ही पानी गिरा तो ये अपने मिट्टी के साथ बह के ये नीचे वाले जार में आ गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी भी ज़मीन के हिस्से में मिट्टी में अगर क्रॉप ग्रो रहेंगे तो वहाँ के जो सॉइल है वो क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, वो बह के नहीं जाएंगे, वहाँ के क्रॉप उस सॉइल को कंजर्व रखेंगे। लेकिन अगर वहाँ के सॉइल में किसी भी तरह के क्रॉप नहीं रहेंगे या पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वो सॉइल क्या करेगा, एयर के माध्यम से या फिर वाटर के माध्यम से क्या करेगा, ये रन ऑफ हो जाएगा, मतलब बह जाएगा, तो वहाँ की मिट्टी इरोड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, लैंड एज ए रिसोर्स, सॉइल, लैंड पे खतरा है तो उसको कंजर्व कैसे किया जाए। सॉइल इज ए रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सॉइल पे भी खतरा है, उसको कैसे कंजर्व किया जाए।